हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप सब एकदम बढ़िया होंगे, मस्त तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम करेंगे अपना लास्ट यूनिट, ठीक है जी। तो आज आपकी ये बुक पूरी कंप्लीट हो जाएगी, और जिसने भी आगे की वीडियो नहीं देखी है तो वो देख लेना, क्योंकि इसमें आप ही की भलाई है। आप ही का सिलेबस कंप्लीट होता है, आप ही की ही बुक कंप्लीट होती है, ठीक है। तो देख लेना, आज हमारा लास्ट यूनिट होने वाला है। तो करते हैं शुरुआत। तो चैप्टर का नाम है अल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव ऑन ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन के अल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव देखने वाले हैं हम, ठीक है। ओके तो पहले हम समझेंगे ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, फेजेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। रियलिस्टिक ने कैसे एक्सप्लेन किया है कि ग्लोबलाइजेशन क्या है, लिबरल ने क्या बोला है, मार्क्सिस्ट ने क्या बोला है, फिर इकोनॉमिक इम्पैक्ट, पॉलिटिकल इम्पैक्ट, सोशल इम्पैक्ट, फिर उसके बाद हम कुछ अल्टरनेटिव्स की बात करेंगे, ठीक है। बहुत ही ईजी चैप्टर है, बहुत ईजी चैप्टर है, ठीक है। आप सभी को पता है ग्लोबलाइजेशन क्या है, फेजेस पता है, रियलिस्टिक का क्या नजरिया है, लिबरल का क्या नजरिया है, ये इकोनॉमिक इम्पैक्ट, पॉलिटिकल इम्पैक्ट, सोशल इम्पैक्ट, कल्चर इम्पैक्ट, ये सब मैंने आपको पढ़ाए हुए हैं, कुछ नया नहीं है इस चैप्टर में, ठीक है। तो देखते हैं क्या है। तो बात करते हैं हम अंडरस्टैंडिंग ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन क्या है, सिंपल सी डेफिनेशन जो फर्स्ट डे से मैं आपको बता रही हूँ कि मूवमेंट होना या फ्लो होना किसी गुड्स का, किसी आइडिया का, किसी पर्सन का, उसको हम क्या बोलते हैं, ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। फ्लो होना अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में अगर कोई भी चीज अगर इंडिया से उठ के आज यूएसए जा रही है तो वो क्या है, ग्लोबलाइजेशन है, ठीक है। अगर कोई भी चीज का मूवमेंट होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन के अंदर आपका पैसा का मूव होना कंट्रीज के बीच में, टेक्नोलॉजी का डेवलप होना, लोगों का ट्रैवल करना ज्यादा, ठीक है। तो ये सब क्या होता है, ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन क्या करता है, वर्ल्ड को ज्यादा से ज्यादा कनेक्ट करता है, ठीक है। कि अगर इजराइल की और हम्मा की लड़ाई बाज रही है तो हमको भाई उसी दिन ही पता चल जाती है। 7 अक्टूबर को वहां पे वॉर छिड़ी उनकी, तो हमको 7 अक्टूबर को ही पता चल गया, ठीक है। कोई हमको 1 महीने बाद नहीं पता चला है। तो अगर कहीं भी कुछ चीज होती है, कोई भी इवेंट होता है, तो उसका इफेक्ट हमको दूसरी जगह पर भी दिखता है। जैसे रशिया और यूक्रेन के बीच में अगर वॉर हो रहा है तो उसका इम्पैक्ट हमको किस पे दिख रहा है, यूरोपियन कंट्रीज पर दिख रहा है, ठीक है। तो ये बोलते हैं किसको, ग्लोबलाइजेशन को। तो ग्लोबलाइजेशन को 3 मेन वेज से समझ सकते हैं। ग्लोबलाइजेशन मतलब पैसों का, मनी का, ट्रैवल करना एक से दूसरी कंट्रीज के बीच में। सिंपल सी बात, ट्रांसपोर्टेशन होना, कम्युनिकेशन करना, भाई हम बात कर पा रहे हैं लोगों से, अपने आइडियाज को पहुंचा पा रहे हैं, तो ये ग्लोबलाइजेशन की वजह से। लोग फील करते हैं वर्ल्ड बहुत छोटा है, क्यों है, क्योंकि हम ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे हैं। भाई अगर कोई भी हमारा दोस्त अमेरिका में रहता है, जर्मनी में रहता है, चाइना के अंदर रहता है, जापान के अंदर रहता है, तो हम उसको वीडियो कॉल कर सकते हैं, उससे बात कर सकते हैं, ठीक है। तो हम कनेक्ट कर पाते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमको क्या लगता है, वर्ल्ड जो बहुत छोटा है भाई, 1 घंटे में ही, 1-2 घंटे में ही हम दूसरे देश पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो अगर कहीं भी कुछ चीज होती है तो उसका इम्पैक्ट हमको दूसरे देश पे भी दिखता है। सेम वही बात कि रशिया और यूक्रेन के बीच में लड़ाई चल रही है, उसका इम्पैक्ट हमको यूरोपियन कंट्रीज पे दिख रहा है, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन का मतलब ये नहीं है क्या चल रहा है, ठीक है, हो क्या रहा है, नहीं। ग्लोबलाइजेशन का मतलब ये भी है कि भाई पावर, इकोनॉमी, पॉलिटिकल, कल्चर, ये कैसे चेंज हो रही है, पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, पावर कैसे ओवर द टाइम चेंज हो रही है। तो ये हमारा क्या है, ग्लोबलाइजेशन है, ठीक है। और ग्लोबलाइजेशन के अंदर ढेर सारा मैंने आपको समझाया हुआ है, काफ़ी नए नए चैप्टर में पढ़ाया हुआ है, चैप्टर नहीं, अलग अलग सब्जेक्ट में, हर एक सब्जेक्ट में आपका ग्लोबलाइजेशन के बारे में अलग से यूनिट दे रखा है, और पहले भी हम पढ़ चुके हैं भाई ग्लोबलाइजेशन के बारे में। आगे हम बात करते हैं फेजेस की। तो थॉमस फ्रीडमैन क्या बताते हैं, 3 फेज बताते हैं ग्लोबलाइजेशन का, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फेज। फर्स्ट फेज में बोलते हैं कि देखो, जब यूरोपियन कंट्रीज ने, स्पेन और पोर्तुगल, ब्रिटेन ने अपनी कॉलोनीज को एक्सपेंड करना स्टार्ट किया था दूसरे पार्ट में, ठीक है। तो उसी को फर्स्ट फेज माना जाता है, ठीक है। क्या करने के लिए, नए नए रिसोर्सेज को फाइंड करने के लिए, अपने एम्पायर को एक्सपेंड करने के लिए। तो बोलते हैं वहीं से शुरुआत होता है किसका, ग्लोबलाइजेशन का। देखो क्या हुआ था कि पहले आपको याद होता हो, हिस्ट्री पढ़ा रही हो मैं, देखना तुम, कि पहले आपको याद हो हिस्ट्री के अंदर कि ये हमारा इंडिया हो गया, बनाते हम इंडिया का मैप, ये इंडिया हो गया, यहाँ पे ये पहले यहाँ पे थे अरब, ठीक है, पहले यहाँ पे थे अरब, ठीक है, ये आपका ईरान, पाकिस्तान वगैरह हो गया। अब यहाँ पे हमारा यूरोप पड़ गया, ठीक है, इसको ऐसे यूरोप बना लो, और ये आपका अफ्रीका हो गया। मेरे मैप पे मत जाना भाई, ठीक है, ये आपका मेडागास्कर बना लो यहाँ पे छोटा सा। अब देखो हुआ क्या था कि यहाँ पे अरब थे, अब इंडिया से वो चीज़ों को लेके जाते थे, मतलब यहाँ से, हमारे यहाँ से लेते थे। अब जैसे हमारे यहाँ से ब्लैक पेपर लिया,
और उस ब्लैक पेपर को वो यहाँ पे अगर 20 रुपए का खरीद रहे हैं ना एक पैकेट, तो वहाँ पे जाके वो 100 रुपए का बेचते थे। तो यहाँ की चीज़ों को उन्होंने बहुत ही ज़्यादा महंगा करके रखा था। तो यूरोप वालों को अंदर से एक मतलब चुल उठी थी कि देखो हमको क्या करना है, इंडिया ढूंढना है, कैसे भी करे इंडिया जाना है, इंडिया ढूंढना है। तो यहाँ पे हमारी स्पेन और पोर्टुगल थी, ठीक है, बिल्कुल कोने पे थी। तो इनको ना फोर्स किया जा रहा था यूरोपियन कंट्रीज पे कि भाई तुम जाओ, तुम सबसे आगे हो, तुमको इंडिया ढूंढने का है। तो यहाँ से हमारे पोर्टुगल स्पेन स्टार्ट करते हैं इंडिया की खोज करना, ठीक है। ये यहाँ पे आपका नॉर्थ अमेरिका ले लो, ये बहुत बेकार वो बना है वैसे मैप, बहुत ही घटिया मैप बना है, बट ठीक है यार। तो यहाँ पे हमारी स्पेन और पोर्तुगल हो गया। अब इन दोनों के बीच में एक छोटा सा मतलब बात होता है कि देखो स्पेन जाएगा किस तरफ, इस तरफ, वेस्ट की तरफ, अब इंडिया को ढूंढने के लिए, और पोर्तुगल जाएगा यहाँ पे ईस्ट की तरफ, इंडिया को ढूंढने के लिए। तो हमारे जो वास्को डी गामा थे वो आते हैं 1498 में, ठीक है। वो ऐसे 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 आते हैं। तो यहाँ पे उनको एक कैप्टन मिलता है गुजरात का, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा है, वैसे आपको हिस्ट्री नहीं पढ़ने का है, बस सिंपल से समझने का है। तो यहाँ से वो हमारे इंडिया आ जाते हैं, पहुँच जाते हैं, ठीक है। अब यार मैं स्टोरी क्यों पढ़ा रही हूँ आपको, ठीक है यार, जैसे भी पढ़ा रही हूँ। तो वो उसको खोज कर लेते हैं किसकी, इंडिया की। अब उसके बाद कॉलोनी बनती है, धीरे धीरे ब्रिटिश आते हैं, फ्रांसीस आते हैं। तो वो क्यों आए हैं भाई, अपनी कॉलोनी बनाने के लिए। तो यहीं से शुरुआत होता है किसका, ग्लोबलाइजेशन का, ठीक है। वर्ल्ड के अंदर यहीं से शुरुआत होता है किसका, ग्लोबलाइजेशन का, कि कंट्रीज क्या कर रही थी, यूरोपियन कंट्री अपने एम्पायर को एक्सपेंड करने की कोशिश कर रही थी, ठीक है जी। तो यहीं से पहला फेज हो गया। सेकंड फेज की बात करें, जब ब्रिटेन एक पावरफुल एम्पायर बन गया था, उसने बहुत सी ग्लोबल ट्रेड को कंट्रोल कर लिया था, ठीक है। तो उस टाइम पे बोला जाता है कि वो सेकंड फेज होता है किसका, ग्लोबलाइजेशन का। थर्ड फेज की बात करें सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो जाता है, यूएसए अब मेजर प्लेयर बन जाता है। यूरोपियन कंट्रीज की जो इकोनॉमी थी वो बिल्कुल डाउन पर चली गई थी। अब इस टाइम पे नया प्लेयर आता है, कौन, यूएसए, ठीक है। अब ये क्या कर रहा था, उसी टाइम पे ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट हो रही थी, यूनाइटेड नेशन, डब्ल्यूटीओ, जो प्रमोट कर रही थी कोऑपरेशन को कंट्रीज के बीच में, ठीक है। अब कंट्रीज क्या कर रही थी, एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बन गई थी इंटरनेशनल, ठीक है, जैसे यूएन बन गया था, वर्ल्ड बैंक बन गया था, और ये सब क्या कर रही थी, प्रमोट कर रही थी सभी कंट्री आपस में कोऑपरेट करे। तो इसको बोला जाता है थर्ड फेज, ठीक है। तो ये हमारे थर्ड फेज किसने, थॉमस फ्रीडमैन ने बांटे, कि ऐसे इस टाइम से हमारा ग्लोबलाइजेशन स्टार्ट होता है। ये सेकंड फेज है, थर्ड फेज है, ओके। अब हम बात करते हैं थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन। तो रियलिस्टिक क्या बोलते हैं, रियलिस्टिक बोलते हैं कि देखो ग्लोबलाइजेशन के अंदर ना पावरफुल कंट्री ही क्या होती है, मेन प्लेयर होती है, ठीक है। वर्ल्ड के अंदर कुछ भी हो, कोई भी इवेंट होता है, तो उसके अंदर मेन प्लेयर कौन होती है, बड़ी बड़ी कंट्रीज, सिंपल सी रिच कंट्री और डेवलप कंट्री होती है, ठीक है। बोलते हैं कि ग्लोबलाइजेशन इज मेनली अबाउट पावरफुल कंट्रीज। भाई ग्लोबलाइजेशन सिर्फ बड़ी बड़ी पावरफुल कंट्रीज के लिए ही है, क्यों, क्योंकि वो कॉम्पिटिट करती है किस लिए, कंट्रोल करने के लिए। इनका कहना है कि देखो जो रियलिस्टिक है वो सोचते हैं कंट्री मोस्ट इंपॉर्टेंट है किसके अंदर, ग्लोबल पॉलिटिक्स के अंदर। ये बात करते हैं किसका, पॉलिटिकल मिलिट्री इशू का, ठीक है, ना कि ये बात करते हैं समाज और इन्वायरमेंटल इश्यूज का। ये किसके ऊपर फोकस करते हैं, पॉलिटिकल और मिलिट्री इश्यूज। भाई रेडिकल है नाम से, सॉरी रियलिस्टिक है नाम से ही पता चल रहा है। तो पॉलिटिकल और मिलिट्री इश्यूज के ऊपर ही ज़्यादा फोकस करते हैं। आगे हम बात करते हैं लिबरल। लिबरल बोलते हैं भाई ये तो बड़ाई करेंगे, तो महानता बताएंगे। तो बोलते हैं कि भाई देखो ग्लोबलाइजेशन जहाँ पर आपकी ग्लोबलाइजेशन की वजह से आपकी टेक्नोलॉजी बढ़ी है, आज तुम कम्युनिकेट कर पा रहे हो। अगर ग्लोबलाइजेशन नहीं होता तो तुम कैसे अपने यूएसए में जो बैठा हुआ दोस्त है उससे बात कर पाते, उससे वीडियो कॉल कर पाते, कैसे तुम दूर देशों के लोगों को अपने दोस्त बना पाते, है ना। तो बोलते भाई ग्लोबलाइजेशन की वजह से हुआ है ये सब कुछ। तो ये बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन जो वर्ल्ड को क्या करता है, कनेक्ट करता है, मिलाता है। अब तुम अपने दोस्त से बात कर पा रहे हो, कनेक्ट कर पा रहे हो, किसकी वजह से, ग्लोबलाइजेशन की वजह से। बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन ना हमको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें देता है, जैसे बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ देता है लोगों के लिए, ठीक है। तो ग्लोबलाइजेशन क्या करता है, बहुत सी अपॉर्चुनिटी देता है। इतनी तारीफ, बहुत सारी तारीफ करता है। बोलता है कि ग्लोबलाइजेशन वीकन द इम्पोर्टेंट ऑफ द कंट्री ग्लोबल अफेयर्स, मतलब कि ये मतलब ग्लोबलाइजेशन ना कंट्रीज को वीकेंड्स बनाता है, मतलब उसको उनका कम करता है, रोल कम करता है किसके अंदर, ग्लोबल अफेयर्स में। बोलते हैं कि अब कंट्रीज इंपॉर्टेंट नहीं है कि भाई ये तो हमारा देश है, हम यहीं पर रहेंगे, इन्हीं लोगों से बात करेंगे, नहीं। अब हम इंटरनेशनल लेवल पर बात करते हैं, ठीक है।
जैसे ह्यूमन राइट की बात करते हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का रोल ज़्यादा हो गया है। आगे हम बात करें मार्क्सिस्ट तो सिंपल सा यार पता है कि लिबरल बड़ाई कर रहे हैं तो ये क्यों तारीफ करेंगे, तो बुरा ही बोलेंगे। बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन, सिंपल सा बोलूँ तो रिच कंट्रीज ही होती है, बड़ी बड़ी कंपनीज ही सारी पावर ले जाती है ग्लोबलाइजेशन के अंदर। भाई पुअर कंपनी और अंडर डेवलप कंट्रीज के हाथ में कुछ नहीं होता। बोलते हैं ये सिस्टम है ना, ये बहुत बड़ा गैप क्रिएट करते हैं रिच और पुअर कंट्रीज के बीच में। मार्क्सिस्ट बोलते हैं कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है ग्लोबलाइजेशन के अंदर, जो कि हमारी डेमोक्रेसी को हर्ट करती है। ये हमारी डेमोक्रेसी के ऊपर क्या कर देती है, दबा देती है हमारी डेमोक्रेसी को। बोलते हैं जो टेक्नोलॉजी है ना, ये इनइक्वालिटी क्रिएट करती है और सिर्फ बड़ी बड़ी कंपनीज ही इसका फ़ायदा उठाती है, और जो अंडर डेवलप कंट्री होती है वो किसके ऊपर डिपेंड हो जाती है, डेवलप कंट्री के ऊपर। ठीक है, तो इन्होंने बोला बहुत बड़ा इनइक्वालिटी बनाता है। ठीक है, अब हम इकोनॉमिक इम्पैक्ट की बात करें, ग्लोबलाइजेशन का क्या इम्पैक्ट है, तो पॉवर्टी भाई बहुत ज़्यादा होता है, इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा होता है। किसकी वजह से, ग्लोबलाइजेशन की वजह से। ठीक है, रिच रिच होता जाता है, पुअर पुअर होता जाता है। अनइवन ग्रोथ, बड़ी बड़ी कंट्रीज के अंदर जो डेवलप कंट्री है वहाँ पे ज़्यादा ग्रोथ हो पाती है, लेकिन जो अंडर डेवलप कंट्री है वो और अंडर डेवलप हो जाती है और उनकी जो ग्रोथ है वो रुक जाती है। जॉब का लॉस होना बहुत ज़्यादा इसके अंदर एक मतलब एक दिक्कत रहती है। देखो क्या है, ग्लोबलाइजेशन के अंदर बड़ी बड़ी कंपनीज आती है, बाहर से कंपनी आई है, अब कंपनी गिर गई तो वो तुमको निकाल देंगे। यहाँ पे कोई जॉब ऐसा नहीं है कि तुम्हारी परमानेंट जॉब है, सरकारी जॉब है, नहीं भाई, प्राइवेट जॉब है। कब नहीं पता, कंपनी गिर गई तुम्हारी जॉब भी गिर गई। ठीक है, तो जॉब लॉस होने का खतरा रहता है इसके अंदर। फिर उसके बाद हम बात करें पॉलिटिकल इम्पैक्ट की, तो इंस्टेबिलिटी रहती है। ठीक है, पॉलिटिकल इम्पैक्ट इसका ये पड़ा इंस्टेबिलिटी कि जो हमारी गवर्नमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा डिपेंड होती है बड़ी बड़ी कंपनीज पे, और कहीं ना कहीं जो उनका रोल है वो इतना नहीं हो पाता है। ठीक है, सोशल कल्चर इम्पैक्ट की बात करें तो डाइवर्सिटी लॉस हो जाती है। अब होमोजेनाइज हो रहा है, पूरा वर्ल्ड मिक्स हो रहा है कि हम यूएसए का भी कुछ कल्चर को अपने अंदर ले रहे हैं, अपने खुद के कल्चर को भी मिला रहे हैं, तो उससे ना सारी चीज़ें मतलब जो डाइवर्सिटी है ना, यूनिकनेस है, वो लॉस हो रही है। सारी चीज़ें मेटेरियलिज्म हो गई है, मनी पैसा पैसा के ऊपर लोग फोकस कर रहे हैं, जो कि कम्युनिटीज़ की वैल्यूज़ को क्या करता है, हार्म करता है। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट हमको काफ़ी ज़्यादा दिखा है कि ग्लोबलाइजेशन से हम मनी तो बना रहे हैं ठीक है, लेकिन हमको अपने इन्वायरमेंट को भी प्रोटेक्ट करना चाहिए। अब तुम टेक्नोलॉजी लेकर आ रहे हो, बड़ी बड़ी कंपनी बाहर से आ रही है, उससे क्या हो रहा है, पॉल्यूशन हो रहा है। ठीक है, इंडस्ट्रीज आ रही है, तो कहीं ना कहीं हमारे इन्वायरमेंट को भी क्या करना चाहिए, हमको ध्यान देना चाहिए। ठीक है, आगे हम बात करते हैं अल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव की। तो पहला है थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव। इसके अंदर बोला जाता है कि देखो भाई सिंपल, अभी कैपिटलिज्म चल रहा है, ठीक है चलने दो। कैपिटलिज्म के बाद हमको चाहिए क्या, सरकार। जैसे कार्ल मार्क्स कह के गए थे, जेम्स स्किनीज बोल के गए थे कि देखो क्या होना चाहिए, सरकार होनी चाहिए, गवर्नमेंट होनी चाहिए जो कि पूरी इकोनॉमिक प्रॉब्लम को सॉल्व करे। आज अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो ये इनइक्वालिटी हो रही है ना, जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम आ रही है, इसको सॉल्व करने के लिए किसकी जरूरत है, सरकार की जरूरत है। ठीक है, तो ये हमारी थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव। प्रैक्टिकली अल्टरनेटिव्स देखें तो हमको भाई सेल्फ रिलायंस बनना पड़ेगा। हमको क्या करना पड़ेगा, दूसरी कंट्रीज के ऊपर इतना डिपेंड नहीं होना है। भाई दूसरी कंट्रीज के ऊपर क्यों डिपेंड होना है, नहीं होना है। हमको खुद को सेल्फ रिलायंट बनना है। अवॉइडिंग कंजप्शन, ज़्यादा कंजप्शन नहीं करना है कि बाहर से चीज़ों को मंगवाए जा रहे हैं, नहीं। ठीक है, इतना कंजप्शन नहीं करना है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को यूज़ करना है किसके लिए, कम्युनिटी के लिए। ठीक है, और डिसेंट्रलाइज प्लानिंग होनी चाहिए। ये नहीं कि ऊपर से कोई तुम्हारे लिए प्लान बना के रखा है कि वही दूसरा देश तुम्हारे लिए प्लान बनाएगा, नहीं, डिसेंट्रलाइज करो। ठीक है, गांव अपना लोकल प्लानिंग रखो। ठीक है, जो कि इंपावर करे हमारे गांव को भी, हमारे लोकल लेवल पर। बेटर कोलैबोरेशन कि भाई हमको डेवलप और डेवलपिंग कंट्री क्या करे, आपस में मिलके काम करे, जिससे जो ग्लोबलाइजेशन चल रहा है ना, ठीक है, वो फेयर बन सके। ठीक है, ये नहीं कि भाई गैप क्रिएट हो जाए, नहीं। तो अल्टरनेटिव प्रैक्टिकली अगर हम बात करें तो पहला क्या है कि देखो हमको सेल्फ रिलायंस बनना है, कंजप्शन को कम करना है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को यूज़ करना है, कम्युनिटी को बिल्ड करने में, डिसेंट्रलाइज प्लानिंग करनी है और इंटरनेशनल कोलैबोरेशन करना है। ठीक है, जिससे हम क्या कर सके, ग्लोबलाइजेशन को फेयर बना सके। ठीक है, तो इसलिए ये जो अप्रोच है इसका एम है ग्लोबलाइजेशन को फेयर और बैलेंस करके रखना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही था, बस खत्म यार चैप्टर, और क्या है, बस इतना ही था। बहुत ही इजी चैप्टर था, पहले ही बोला था मैंने आपके लिए।
तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको समझ में आया होगा, कहीं कोई दिक्कत परेशानी तो मेरे को बताने का। और लास्ट के 2 यूनिट इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, पहले जो यूनिट्स है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उनके ऊपर फोकस करो। अगर आप इनको छोड़ना भी चाहते हो छोड़ सकते हो, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन के बारे में मैंने पहले से पढ़ रखा है यार, इकोनॉमिक पॉलिटिकल इम्पैक्ट, उनके अंदर बहुत से पॉइंट्स मैंने आपको बताए हुए हैं। तो अगर आपको क्लास की पीडीएफ चाहिए तो वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन के। सो बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। ठीक है जी। तो ये हमारी बुक खत्म हो गई है, अब हम कल से स्टार्ट करेंगे BPAC 108। ठीक है, तो बाय, टेक केयर।